हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक इतिहास विविध। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 20 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? याद रखिएगा, नाम था अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। 22 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले हिकी के बंगाल गजट का प्रकाशन, इसके बाद सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसके बाद लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। यानी बी ऑप्शन में क्रम सही दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा। 23 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। यह कथन किनका है? किसने यह बात कही? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा यह बात कही गई थी। डी ऑप्शन। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। 24 नंबर है, किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति या इंग्लैंड यहां है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। देखिए, यह कथन महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए इंटरव्यू में कही थी। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। 25 नंबर है, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया? किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो गांधी जी और तिलक, ऑप्शन ए याद रखिएगा। गांधी और तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। 26 नंबर है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। दूसरा, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इन दोनों में से दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनिमय की नीतियों से असंतुष्ट थे। लेकिन बाद में सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया। इसीलिए पहला कथन सत्य है। गांधी जी के द्वारा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इससे नाराज होकर CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। लेकिन 16 जून 1925 को CR दास के मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दी। इसलिए पहला दूसरा कथन दोनों सत्य है। 27 नंबर है, किसने
या किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, सी ऑप्शन। जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, आपकी विग जो है ये गर्म जलवायु के लिए अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। 28 नंबर है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा श्रीलंका की थी सिरिमाओ भंडारनायके। सिरिमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह जुलाई 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से वह जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहा जाता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास का नाम क्या है? तो याद रखिएगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही विकल्प को चुनिए। इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें तो देखिए इसमें जो सही है पहला, कि जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो पहला गलत है। दूसरा, पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जो है जुड़े हुए थे, यानी दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 31 है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? किस तिथि को, किस डेट को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956, यानी बी ऑप्शन। देखिए संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 32 है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? किनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और सरदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 33, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1941 में। नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजलि के प्रणेता रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की। उनका जन्म 1861 में बंगाल में हुआ। वह जनमानस में गुरुदेव के नाम से विख्यात हैं। 34 है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। याद रखिएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। 35 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में कौन सा एक कथन गलत है, असत्य है? रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें से एक सत्य नहीं है। तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है इनके संदर्भ में कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, डी ऑप्शन।
रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घरे घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया है। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के लिए उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी थी। प्रश्न संख्या 36 है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? यह कथन जिस क्रांतिकारी का नाम है रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 37 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 38 नंबर है, वर्तमान कैलेंडर आधारित है। वर्तमान जो कैलेंडर है किस पर आधारित है? तो याद रखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो कैलेंडर है नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। 39 है, भारतीय किसान संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय किसान संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन में जो देना चाहिए नहीं दिया गया, डाउटफुल है। 1987 में भारतीय किसान संघ की स्थापना महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा की गई थी। 1987 ऑप्शन में, जो कि नहीं है। 40 नंबर, किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, किसके समय, यानी इनके समय महात्मा गांधी ने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। 41 है, निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह लिखा गया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है, वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। 42 है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन का श्रेय या यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू को। ये कथन कहने का जो श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद यह कहा था प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। 43 है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1854 में, डी ऑप्शन। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। यह सफल रही। यह जो स्थापना हुआ था जिसके लिए बस सूती वस्त्र के लिए, ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, असफल रहा। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावसजी डाबर के द्वारा खोला गया था। इसका नाम स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। 44 है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने यह बात कही थी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, यह वक्तव्य भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी के हैं।
45 से भारत में बॉय स्काउट या बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। तो याद रखिएगा बेडेन पॉवेल, इनका नाम है बेडेन पॉवेल, डी ऑप्शन। बॉय स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का प्रारंभ यूनाइटेड किंगडम में उस समय हुआ था जब लॉर्ड बेडेन पॉवेल ने 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया। 1908 में उसने स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। इसके बाद भारत में बॉयज स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता बेडेन पॉवेल थे। भारत में स्काउटिंग 1909 और गाइडिंग वर्ष 1911 में प्रारंभ हुई। 46 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 1884 का जो रखमाबाई मुकदमा था किस पर केंद्रित था? तो याद रखिएगा सही जवाब है सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, यानी 2 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का दादाजी भिकाजी बनाम रखमाबाई बंबई राज का मुकदमा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बंबई हाई कोर्ट में जे पिन्हे की पीठ में हुआ, जे पिन्हे की अध्यक्षता में। देखिए रखमाबाई के इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 47 ने भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? भारत के स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था, यानी डी ऑप्शन। देखिए नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया, इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन निष्फल ही रहा। तेज बहादुर सप्रू, बीए शास्त्री और एम.आर. जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तुत कराया और यह प्रस्ताव निर्विरोध मतलब कि पारित हो गया। 48 है जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है ध्यान दीजिए। पहला है वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। दूसरा, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। और तीसरा है भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अस्थायी रूप में और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अस्थायी के रूप में जो है मतलब की अध्यक्षता किया गया था संविधान सभा की। प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे और उपयुक्त में से पंडित नेहरू के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है। 49 है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किनसे संबंधित है? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। 50 निम्नलिखित में से किसने भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का सही जवाब हो जाएगा, बताइए। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रचार विभाग के द्वारा कम्युनिस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया गया था, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था। यह सरकार के उच्च अधिकारियों ने इसे प्रयास न करने और साम्यवादियों के साथ तुलना न करने की सलाह दी थी।
51 है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। 1933 में नेहरू जो है 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। नवंबर 1927 में उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की थी। 52 है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? तो फ्रैंक मोरेस। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस हैं। 53 है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदौली के मेहता बंधु यानी कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थनों में 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1928 में कोई कर नहीं यानी शराबबंदी आंदोलन चलाया गया। प्रश्न में त्रुटिवश 1922 लिखा गया है। नेक्स्ट 54, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो सही जवाब है बायकाट। आयरलैंड के सीसी बायकाट के नाम पर ही बायकाट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बायकाट ने ही सर्वप्रथम 1880 में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विद्या का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। 55 नंबर है, भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसने निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो NM जोशी को, बी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में अस्तित्व में आया। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया था, जबकि उनके सलाहकार के रूप में BP वाडिया भेजे गए। तो याद रखिएगा। 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा जो दिया गया, लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, ये सही ऑप्शन नहीं है, मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल को 1912 में मौलाना अबुल कलाम ने जो है प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज या पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 में की थी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल्स का प्रकाशन किया था। प्रश्न में दिया गया है कथन 3 जो है सही नहीं है। 57 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1800 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो केसरी जो मतलब कि जो कहां पे है, ये रहा आपका। इसमें जो सही जवाब है, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ यानी 1881 में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। तो पहले ये आएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आपका आएगा खुदीराम बोस का मृत्युदंड। इसके बाद अगर बात करें तो आएगा आपका कर्जन वाइली की हत्या।
और इसके बाद आएगा अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ, यानी ऑप्शन ए में यह क्रम दिया गया है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में, कर्जन वाइली की हत्या 1909 में, अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में। 58 है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर अगर बात करें तो इसमें जो तीसरे स्थान पे आती है दांडी मार्च, डी ऑप्शन। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920-22 में, दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आप डेट को याद रखिएगा, मिलान करने के लिए बहुत बार दिया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 59, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला तीसरा सही है, केवल पहला और तीसरा। गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में ले जाया जाता था। इनकी दशा बंधुआ मजदूरों जैसी थी। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाई। 1914 में गांधी स्मर्ट समझौते के द्वारा इन मजदूरों पर लगने वाला 3 पाउंड का कर समाप्त हुआ। भारत आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति का समाप्त करने की बातचीत की और जुलाई 1917 में गिरमिटिया पद्धति प्रतिबंधित कर दी गई। इस प्रकार पहला कथन सही है। गांधी जी के दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश भर में भारतीयों के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि बहुत से कांग्रेसी नेताओं और सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, इसलिए तीसरा कथन सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के पक्ष को न्यायोचित मानते हुए भारत के सहयोग का समर्थन दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने से भारत का डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना आसान हो जाएगा, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। 60 है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली। देखिए, अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। 1955 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई। उन्हें पैट्रियाट नामक समाचार पत्र और लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। उन्होंने और 29 जुलाई 1996 को इनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया, आपको याद रखना है। तो अरुणा आसफ अली के जो समाचार पत्र हैं, जो पत्रिका है पैट्रियाट और लिंक जो पत्रिका है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।